तो सीएसआईआर के बैच में आ चुके हैं और अभी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बेसिक्स जो है फाउंडेशन वो क्लियर नहीं है। तो मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट ए सॉलिड फाउंडेशन बिफोर सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। आप जिसको बेसिस बोलते हो कि बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है। तो चलिए आज उसी के बारे में ही बात करते हैं, उन्हीं बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि बेसिक्स के बारे में कि क्यों जरूरी है और क्यों अभी तक आप इनिशियल क्लासेस से, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, बोर्ड की क्लासेस या स्टार्टिंग की क्लासेस है, बेसिक्स की बात करते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं, फाउंडेशंस क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं ये फाउंडेशंस आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इज दिस योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर बेसिस। आपके बेसिक्स पे काम करने के लिए, आपकी फाउंडेशन के ऊपर काम करने के लिए, क्या ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है? जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर अभी भी आपको ये लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और थोड़ा सा भी डाउट है आपको कि हाँ, आपको लगता है 40% बेसिक्स जो हैं वो मुझे आते हैं, बाकी नहीं आते, तो जरा सोच के देखिए कि वो टाइम कब आएगा जब आप अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस में लग चुके हो और लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है या अपना फाउंडेशन जो है वो क्लियर नहीं है, तो यस, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर लास्ट चांस टू वर्क ऑन योर बेसिस और टू मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। ये आपके पास बिल्कुल लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको एजुकेशन की कोई ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी। इसके बाद जस्ट रिसर्च आएगी, आप पीएचडी की तरफ चले जाएंगे, रिसर्च की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप प्रिपरेशन करने लग चुके हो सीएसआईआर की, उस केस में। तो वाई ये सॉलिड फाउंडेशन और सॉलिड बेसिस इज रिक्वायर्ड। एक ये बेसिस है क्या और एक सॉलिड बेसिस की क्यों जरूरत है? तो भाई बेसिस को हम बोलते हैं आधार। तो आपका बेसिक्स जो है वो आपका आधार है। आप मान के चलो कि एनसीईआरटी या एक लोअर लेवल जो आपको छोटी छोटी बातें लगती हैं वो आपका आधार है, और जिस पे आप एक इमारत खड़ी करने जा रहे हो, सीएसआईआर नेट के नाम की एक इमारत खड़ी करने जा रहे हो, वो आपका एक इमारत है और वो खड़ी होने वाली है आपके बेसिक्स के ऊपर। तो आपका जो बेसिक्स है, अगर मान के चलो आपके जो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स वीक हैं, तो आपका जो सीएसआईआर नाम के एग्जाम नाम की जो इमारत है, आपका जो सीएसआईआर है, वो कैसे स्ट्रांग होगा या आप कैसे एग्जाम निकाल पाओगे? मान के चलो टीचर आपको पढ़ा रहा है ओवर द अबव द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर का अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको बेसिक्स नहीं आते, तो आपको वो आगे का कुछ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन, एक अच्छी फाउंडेशन जैसे घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वैसे ही एक अच्छी फाउंडेशन आपके हायर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि आप उनको इजीली क्वालिफाई कर सको, आप चीजों को इजीली समझ सको, चीजों को इजीली ग्रैब कर सको। इसलिए यही आधार जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपके अभी तक फाउंडेशंस जो है, आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो उस केस में आपको टेंशन लेने की खास जरूरत नहीं है। अभी आपके पास मौका है, आप बैच में आ चुके हो, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं आपके फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि टॉपिक्स शुड बी क्लियर। अब भैया आप या तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, या आप मास्टर्स कर रहे होंगे, या आप मास्टर्स कर चुके होंगे, ये सभी स्टूडेंट्स के पास साथ होता है। और जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर हो, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी रीजन की वजह से अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, बस वो एग्जाम देते आए हैं, हायर लेवल का पढ़ते हुए चले आए हैं और बेसिक्स जो है उनका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मैं ये बात अब एज ए लाइफ साइंस एजुकेटर, मैं इसको लाइफ साइंस के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा। आपको डेफिनेटली पता होता है कि आपके फील्ड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आप पढ़ने वाले हो, और जो आप इन फ्यूचर या अगर एज ए एजुकेटर आप बने तो आप क्या पढ़ाने वाले हो और आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, लाइक एज ए प्रोफेसर, लाइक एज ए टीचर, लाइक एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो कुछ पार्ट की अगर मैं बात करूं कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं,
तो ये पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बताऊंगा कि वो क्यों जरूरी है आप सभी के लिए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मॉलिक्यूल्स, जिसमें आप बात करते हो प्रोटीन के स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर और अदर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हो। तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया मॉलिक्यूल्स। आपको बेसिक बायोकेमिस्ट्री भी आनी चाहिए, यू शुड नो द बेसिक बायोकेमिस्ट्री। द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर आप बोटनी के स्टूडेंट हो तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट आनी चाहिए, या अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। और अगर डीप लेवल की आपको नहीं आती है तो एटलीस्ट ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको हायर की अगर मैं बात ना करूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मास्टर्स की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट ये जो पार्ट बता रहा हूं एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको आनी चाहिए। और जो आपका बेसिस आता है ना, जो बेस बनाता है आपको चीजें सिखाता है, वो बेस जो है वो बनाता है आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो चीजें होती है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो चीजें होती हैं, या मैं बोलूं कि जो 12th लेवल की जो चीजें होती हैं, वो आपका एक बेसिस बनाती है। जो आप 11th में पढ़ते हो, जो आप 12th में पढ़ते हो, वो आपका बेसिस बनाती है। अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं लाइफ साइंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेंट्रल डोगमा, इसमें क्या आते हैं, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये वाले पार्ट आते हैं। ऑर्गन सिस्टम आपको आने चाहिए एनिमल्स के, जेनेटिक्स आपको आनी चाहिए, साइटोजेनेटिक्स आनी चाहिए, बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सम बेसिक टेक्निक्स, कुछ सर्टेन टेक्निक्स है लाइक माइक्रोस्कोपी, ये सब आपको आनी चाहिए। अब ये क्यों आनी चाहिए, इसके पीछे क्या कोई और भी रीजन है? यस, देयर इज ए रीजन। और वो रीजन क्या है कि ये जो मैक्सिमम टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इनमें से मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम टॉपिक चाहे आप लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो जूलॉजी से हो, चाहे बॉटनी से हो, किसी भी फील्ड से आप क्यों ना हो, ये टॉपिक्स जो है वो डेफिनेटली हर एग्जाम में आने वाले होते हैं। अगर आप जूलॉजी से हो तो आपको बॉटनी नहीं आएगा, अगर आप बॉटनी से तो आपको जूलॉजी, कोर जूलॉजी नहीं आएगा, बाकी सब आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंटरलिंक्ड टॉपिक होते हैं लाइफ साइंसेज में। अगर आपको सेल स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको सेल साइकिल नहीं पता, आपको सेल सिग्नलिंग और कैंसर बायोलॉजी नहीं आएगी। इसका मतलब जब हमें पढ़ना है तो हम इन सभी टॉपिक्स को साथ में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको कि ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बताया था, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इवोल्यूशन, दे आर ऑल्सो द इंटरकनेक्टेड टॉपिक। तो आपको यह पता चल गया कि आपको सीखना क्या है, आपको यह पता चल गया कि कनेक्टेड टॉपिक्स क्या है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको अब करना क्या है, व्हाट टू डू, मेन चीज ये है व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। देखो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब तब आपको क्या करना है, मैं दो चीजें बताता हूं। आपको डेफिनेटली NCERT की जो बुक है क्लास 11th एंड क्लास 12th, वो रीड करनी है। आपको क्या करनी है, रीड करनी है NCERT। आप क्या कर सकते हो, दो कंडीशंस है। आप आफ्टर द लेक्चर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप आफ्टर द लेक्चर कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, बिफोर द लेक्चर, बिफोर द लेक्चर ये चीज पढ़ सकते हो। लेक्चर के या तो पहले या लेक्चर के बाद, ताकि जो एग्जाम, जो भी आपका एजुकेटर है आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी एजुकेटर वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इजीली क्लियर होता चला जाए। इसलिए जरूरी है कि आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप लेक्चर के बाद NCERT पढ़ रहे हो तो आप पहले लेक्चर के बाद NCERT पढ़ो, उसके बाद जो आपके टीचर ने आपको करवाया है पर्टिकुलर क्लास में
वो क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके बाद फिर आप वो चीजें पढ़ो। दूसरी बात, आपके जो टीचर्स जो भी करवा रहे हैं आपको, जो भी आपको क्लास में करवाया जा रहा है, वो चीजें आप केवल नोट्स से पढ़ो, जो उन्होंने बताई थी वो बातें याद करके रखो, और इमीडिएटली कोशिश ना करो कि आप एक स्टैंडर्ड बुक से रीड करना शुरू कर दो। स्टैंडर्ड बुक का काम आएगा जब आप ये एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, जब आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ चुके हो, और उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने बेसिक्स क्लियर कर लूं? देयर आर मेनी रिसोर्सेज राइट नाउ। आप पीडब्ल्यू के किसी भी क्लास 11th या क्लास 12th के फाउंडेशन बैच की वीडियो जाके बहुत अच्छे से देख सकते हो। बॉटनी की वीडियो, जूलॉजी की वीडियो आप पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो, वहां से भी जाके आप देख सकते हो इजीली, या जहां से आपको समझ में आता है वहां से आप वीडियोस देख सकते हो। वहां से भी चीजें हैं जो क्लियर होती चली जाती हैं। काफी बार क्या होता है कि चीजें हमें आती रहती हैं लेकिन वो धुंधली धुंधली यादों की फॉर्म में रहती हैं, बहुत क्लियर साफ नहीं होती। जब आप एक बार रीड कर लोगे, इसको लाइन टू लाइन रीड कर लोगे, जब आप वीडियोस देख लोगे, तब वो सारी चीजें जो धुंधलापन था जो वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो ये बेसिक्स चीजें बहुत जरूरी है CSIR एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन जरूरी है। फाउंडेशन या बेसिस जिसको हम नींव बोलते हैं, वो इमारत की स्ट्रोंगनेस के लिए जरूरी है। और आपकी अगर नींव ही हिलेगी, अगर आपकी नींव ही हिल रही है, तो वो जो एग्जाम है वो भी तो आपका हिलेगा। इसलिए ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स और ये सारी की सारी चीजें जो आपको बताई गई है, ये एग्जाम से पहले आपको हर हाल में डेफिनेटली आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाओगे, अगर आप MSc कर चुके हो, तो एटलीस्ट कोई भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इतना पार्ट तो आता ही होगा, और हर हाल में डेफिनेटली इतना पार्ट आता होगा। क्योंकि कहीं जाओगे तो इंटरव्यू लिया जाएगा, चाहे वो आप रिसर्च में जाओ तो भी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर रिसर्च में गए इसका मतलब आप एग्जाम निकाल के गए, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। तो मेरा सजेशन आपके लिए अभी यही है, तो जो स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं थोड़ा बहुत डाउट है कि मेरा बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी अपने बेसिक्स को भी क्लियर करने की, और साथ में अपना एग्जाम जो भी आपका ड्रीम एग्जाम है वो निकालने के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अपने जीवन का ये जो समय चल रहा है, आपका लगभग 6 मंथ और 1 ईयर, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, और आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ये भी साथ में रहने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। तो अभी से ही डेडिकेटेड हो जाएं। अगर आपको एग्जाम निकालना है और इन फ्यूचर कुछ करना है बहुत अच्छा, एज ए लाइफ साइंस स्टूडेंट, एज ए फिजिक्स केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनका फ्यूचर में क्या क्या चीजें काम आने वाली है, और उनका बेसिक्स जो है वो एक्चुअल में क्या है, कौन सा पार्ट उनका बेसिक्स बनाता है, और ये पार्ट उनको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, और उनको यही पार्ट पढ़ाना है। मतलब क्लास 11th और 12th की चीजें ब्रॉड होके, क्लास 11th 12th की चीजें ब्रॉड होके फिर फॉर्म में अलग अलग बुक्स की फॉर्मेट में चली जाती है। तो ये सभी बातें थी। तो डेफिनेटली आपके पास मौका है अभी भी अपने फाउंडेशन को क्लियर करने का, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, ताकि आगे इन फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी ना आए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।